उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत की पिटाई कुटाई की खबरें जब से आई, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में और ज्यादा खबरों की चर्चा हो गई। संजय राउत की पिटाई हुई कि नहीं, इस पर भी सवाल आज भी बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से शरद पवार के बयान बदलते हैं, उद्धव ठाकरे का एक अलग आप कहिए कि उनकी जो भाषा है वो बदल जाती है, रुख बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं। और देवेंद्र फडणवीस भी अब शरद पवार को चाणक्य कह रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक हो रहा है, एक अलग ही वेवलेंथ यहां देखने को मिल रहा है। शरद पवार आरएसएस की तारीफ कर देते हैं। इसके अलावा एमबीए जो बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हुआ था बीजेपी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके अंदर की कलेश, जो अंदरूनी कलेश है, वो अब बाहर निकल रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जो अपने ही नेता को कोस रहे हैं, नाना पटोले पर इल्जाम लगा रहे हैं, संजय राउत को भी लपेटे में ले रहे हैं। तो इन सब के क्या मायने हैं, ये आखिर हो क्यों रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, कल की क्या बड़ी खबरें हैं, वो सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है जी। संजय राउत की पिटाई और इसके बाद जो धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र में, ये क्या है, क्या समीकरण है, आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं रंजना दर्शकों को कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है। और कल भी जो देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है, न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का, हम 4-5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला है देवेंद्र फडणवीस का बयान, शरद पवार के बयान के जवाब में उनका बयान आया है और इससे यह साफ हो गया है कि कुछ तो पक रहा है और कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। उद्धव ठाकरे को लेकर भी एक बयान दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, क्या कहा है वो भी बताएंगे। तीसरा एक बयान आया है कांग्रेस खेमे से विजय वटेड्डीवार, जो वहां के प्रभारी थे एक तरह से कांग्रेस के। उन्होंने हार का जो कारण है, अभी तक महाराष्ट्र में हार के कारण को शरद पवार का बयान आप ले लीजिए या कांग्रेस पार्टी का बयान ले लीजिए, अभी तक के बयान में वो क्या कहते थे, ईवीएम, चुनाव आयोग, इसकी वजह से हम हार गए, धांधली हो गई। लेकिन अब शरद पवार भी कह रहे हैं कि नहीं भैया, संघ की तैयारी बड़ी अच्छी थी इसलिए हम हार गए। और अब विजय वडेट्टीवार ने भी असली कारणों का जिक्र कर दिया है कि हम क्यों हारे। उन नेताओं के भी नाम ले लिए उन्होंने जिनके वजह से हारे, और उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हरवाया गया हमको, हमारे साथ साजिश की है हमारे अपने नेताओं ने। कौन थे वो साजिश करता, सब इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसे हमने कहा कि बड़ी अंदरूनी खबरें कि शरद पवार गुट में इस वक्त मंथन चिंतन चल रहा है। दो धड़े हैं। एक धड़ा तो ये कह रहा है कि भैया अजीत पवार के साथ जाना चाहिए, अजीत पवार के साथ मिल जाइए तो सत्ता के साथ मिलान हो गया आपका। केंद्र में आपको चूंकि एक सांसद है, 8 मिलाकर 9 हो जाएंगे तो आपको एक मंत्री पद मिल जाएगा। अब किसको लेना है, वो प्रफुल्ल पटेल लेते हैं या फिर सुप्रिया सुले को बनाया जाता है, क्योंकि 2 ही दावेदार है केंद्र में अगर एनसीपी शामिल होती है तो। एक ये विकल्प है। अब दूसरा एक विकल्प ये है, क्योंकि अगर वो एनसीपी में मिलते हैं तो जाहिर तौर की बात है प्रफुल्ल पटेल अपने लिए केंद्रीय मंत्रालय चाहते हैं, तो प्रफुल्ल पटेल उसके दावेदार हो जाएंगे। लेकिन शरद पवार अगर सीधे बीजेपी से मिल जाते हैं तो सुप्रिया को मंत्रालय दे दिया जाएगा। दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं, सीधे मिल जाना चाहिए, क्यों हम वाया जाए, भतीजे का कोई भरोसा नहीं भाई, भतीजा 2 बार दगा दे चुका है हमको। तो ये सारी वहां पर बातें चल रही है। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है बहुत महत्वपूर्ण है। विजय वटेड्डीवार ने क्या क्या कहा, संजय राउत को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया, नाना पटोले को लेकर क्या बयान दिया, कौन साजिश करता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को और उद्धव की पार्टी को हरवाया, जानबूझकर हरवाया, जो उन्होंने कहा है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन पहले देवेंद्र फडणवीस के बयान बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस ने से जब पूछा गया कि भैया शरद पवार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो चाणक्य है, वो जानते हैं, उनको कुछ लगा होगा, उन्होंने कुछ देख लिया होगा, तब वो तारीफ कर रहे हैं। और ये जाहिर सी भी बात है कि 5 साल अब कुछ बचा नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, ना किसी दल के लिए बीएमसी के चुनाव छोड़ दिए जाए तो, और बीएमसी के चुनाव अब न लोकसभा के चुनाव होने विधानसभा के, तो इसलिए शरद पवार के बारे में जैसे हमने कहा है, वो तो जिसको कह सकते हैं कि सत्ता के साथ हमेशा रहे हैं, और 98 में कांग्रेस से अलग होकर 99 में उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया, तो इतने अपॉर्चुनिस्ट है वो। तो शरद पवार के बारे में हो गया। अब दूसरा बयान उन्होंने जो बहुत जिसके मायने हैं संजय राउत के लिए, जो पिटाई के बाद जो बयान आया फडणवीस का, उनसे उद्धव ठाकरे के बारे में पूछा गया
कि भैया राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से भी आप करीबी दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी आपसे मिलने आ रहे हैं, तो क्या है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे हमारे दोस्त हैं जी। और उद्धव ठाकरे हमारे शत्रु नहीं है। मतलब बहुत एक लाइन में उन्होंने जवाब दे दिया कि अब राज ठाकरे हमारे दोस्त है जो चुनाव में दोस्त नहीं थे, और जो शत्रु थे हमारे चुनाव में अब शत्रु नहीं है उद्धव ठाकरे। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर सब कुछ तय है। उद्धव ठाकरे अब शत्रु रहे नहीं, अब वो मित्र हो चुके हैं। शत्रु नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? शत्रु का अपोजिट मित्र। तो अब उद्धव ठाकरे जो फडणवीस के मित्र हो चुके हैं। और ये मित्रता किस शर्तों पे हुई है? क्या जो बंद कमरे में पिटाई हुई है ये भाई उसके बाद, लेकिन संजय राउत अपना रुख नहीं बदल रहे हैं। संजय राउत अभी कह रहे हैं कि शत्रु हमारी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फडणवीस कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, और उद्धव ठाकरे भी तारीफ कर दे रहे हैं। तो मामला कुछ जो है अंदर बहुत। अब संजय राउत को हम पहले से कह रहे हैं कि इनकी तय है विदाई, शिवसेना से इनकी पिटाई हो गई, अब विदाई होगी, पिटाई के बाद इनकी विदाई होगी। कैसे? उसका एक जो कहते हैं ना, बीमारी जब होती है आपको तो उसके पहले सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बीमार जब आदमी होता है तो खांसी सर्दी जुकाम होगा, जिसको टीबी होने लगती है तो उसकी पहले सिम्टम्स से होते हैं कि उसको खांसी होती है, हल्की खांसी, सूखी खांसी, फिर बहुत लंबी खांसी होती है, तब जाके वो डिटेक्ट, अरे इसको तो टीबी हो गया। तो वो जो संजय राउत की विदाई है उसके सिम्टम दिखने लगे। सिम्टम क्या दिखने लगे? अब पहला, उद्धव ठाकरे पिटाई, मौन रहे, पिटाई पर देखते रहे, सामने पिटते रहे, कहा गया कि उद्धव नहीं पिटवाया है कि इसका मुंह बंद करवाओ, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, उद्धव ठाकरे खुलकर तारीफ कर रहे फडणवीस की और वो अपोजिशन में बयान देते हैं। तीसरा सिम्टम आ जाए जो विजय वडेट्टीवार है, जो कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने अब खुलकर बोल दिया है। उनसे जब नागपुर में वो गए थे तो उनसे पूछा गया कि भैया ये जो हार हुई है आपकी इतनी बड़ी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कल तक तो पार्टी कह रही थी ईवीएम जिम्मेदार है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है, धांधली जिम्मेदार है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन विजय वडेट्टीवार ने बड़ा संतुलित जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इस हार के लिए दो नेता जिम्मेदार हैं। बोले एक तो नाना पटोले हमारा अध्यक्ष, और दूसरा शिवसेना का शकुनी संजय राउत। उन्होंने कहा इन दो नेताओं ने हरवाया है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि 11 बजे हम लोग मीटिंग रखते थे और ये बोले 2 बजे तक आते थे। दोनों ही नेता, हाँ 2 बजे तक आते थे, और इस वजह से बोले कि मीटिंग लंबी होती जा रही थी। और मीटिंग लंबी हो जा रही, टाइम पास हो रहा था। हमारे पास चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रचार के लिए कम समय था, और उस कम समय में प्रचार करने के बजाय मीटिंगें करते रहे। सीटों पर हम आपसी सहमति नहीं बना पाए, तालमेल नहीं बना पाए, और अंतिम दिन तक, नामांकन के अंतिम दिन तक हमारे उम्मीदवार ही तय नहीं हो पाए। कई जगह पर एक दूसरे का विरोध भी किया। जैसे सोलापुर की जो सीट थी वहां शिवसेना का उम्मीदवार था, लेकिन ऐन मौके पर प्रणिति शिंदे के जो पिताजी है उन्होंने, कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने समर्थन शिवसेना उम्मीदवार को दे दिया कांग्रेस से हटाकर। तो ये वहां पर सब हुआ महाराष्ट्र में। तो विजय वडेट्टीवार ने अब खुलकर कहा कि ये दो नेता है, और उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये अनायास नहीं किया गया है, ये साजिशन किया गया है, और बोले इसकी जांच होनी चाहिए कि ये साजिश किसके कहने पर की गई। क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या साजिश में? मतलब उन्होंने साफ साफ इशारा दिया कि संजय राउत और नाना पटोले दोनों बीजेपी से मिले हुए हैं, और बीजेपी के इशारे पर ये पार्टी में इस तरह की डिले किया, इन्होंने लेट किया, इस तरह के बयानबाजियां इन्होंने की ताकि एक विवाद की स्थिति पैदा हो। उन्होंने नाना पटोले के खिलाफ भी बयानबाजी की, संजय राउत ने, आपने देखा होगा उस दौरान। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उनका मैं कुछ कोट है वो पढ़ के सुनाता हूं। शुक्रवार को ये नागपुर में थे और मीडिया से बातचीत करते हुए कि करीब 20 दिनों तक सीटों को लेकर कश्मकश की स्थिति बनी रही, और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति की वजह से हम लोगों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में नेता नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई है उसमें यही जिम्मेदार है, क्योंकि एक दूसरे पर हम वार पलटवार करते रहे। नाना पटोले संजय राउत पर करते थे, संजय राउत नाना पटोले पर करते थे। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में एमवी की हार के कई कारण हैं। सीट बंटवारे में लगने वाला समय भी एक कारण है। सीटों के मामले को सुलझाने में एमवी नेताओं को 20 दिन लग गए। नाना पटोले और संजय राउत वहां प्रमुख नेता थे, हम भी वहां थे, और सीट बंटवारे का मामला 2 दिन पहले ही सुलझ जाता तो हमारे प्रचार के लिए कुल 18 दिन होते, इसलिए हम ठीक से प्लान बना सकते थे। हम ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, तीनों पार्टियां चुनाव के लिए मिलकर संयुक्त कार्यक्रम नहीं बना पाई। मुझे लगता है कि यह हमारी हार का प्रमुख कारण है। और उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बैठक का समय 11 बजे होता था
और दोपहर 2 बजे तक ये लोग आते थे। तो ये नेता बैठक में देरी से आते थे, जिसके वजह से बैठकें लंबी हो जाती थी। और उन्होंने कहा कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रचार नहीं कर पाते थे। अगर ये बैठक 2 दिन में खत्म हो जाती तो हमारे पास ज्यादा समय होता। उन्होंने कहा 20 दिन तो हम बैठकों में उलझे रहे। और इसके बाद विजय वडेट्टीवार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और एक सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये जानबूझकर किया गया या किसी साजिश के तहत किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने इशारा दे दिया कि ये जो दोनों नेता है, ये जी इन्होंने जानबूझकर महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी, पटकथा लिखी। और ये आरोप पिछले दिनों भी लगे थे कि नाना पटोले जो है वो संघ का आदमी है और इन्होंने चुनाव में मदद की, नाना पटोले की वजह से हारी है। उनको मुख्यमंत्री बनना था नाना पटोले को, तो कहते हैं हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना था। इन दोनों की लड़ाई में जो है वो चक्की में पिस गई जो महाविकास आघाड़ी थी। अभी जो बयान आपने विजय वडेट्टीवार साहब के बारे में बताया, जो बयान उन्होंने दिया है, काफी ज्यादा जल्दी नहीं बता दिया इन्होंने। इन्हें मतलब एक तरीके से ये तंज है कि काफी ज्यादा जल्दी नहीं किया इसके ऊपर। क्योंकि समझा जाए तो ये वही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने प्रभार भी संभाला है और सारी परिस्थितियों के बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब चुनाव हो गया, उसके बाद घोषणाएं हो गई, माफ कीजिएगा, सरकार बन गई, योजनाओं पे काम चल रहा है और एकनाथ शिंदे को भी इन्होंने निशाना पे लिया, लेकिन वो भी बड़े शांत बैठे हुए। मतलब सब व्यवस्थित हो चुका है। और अब जब सुर बदलने लगे हैं तो नाना पटोले को पकड़ लिया, संजय राउत को पकड़ लिया। ये तो सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक मंच पर ये नजर आ रहा था कि इन दोनों में कितनी खींचतान है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अध्ययन किया हो कि हमने ये किया, हमने वो किया। जिसको पहले आपको सोचना चाहिए था। नहीं, निश्चित तौर पर यही दिक्कत है रंजना कि आप सच्चाई पर बहुत देर आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी दिक्कत है। लगातार हम डिस्कशंस में और नहीं, निश्चित तौर पर प्रभारी वो थे और आला कमान को उन्होंने इस बात की जानकारी दी होगी। लेकिन आला कमान जब आपका कह रहा है कि नहीं जी ईवीएम जिम्मेदार है और वो जिम्मेदार है, तो ये कैसे बोल दे। हालांकि जब कहते हैं कि घना कोहरा जब छटने लगता है तब फिर हल्का हल्का सूरज दिखता है, तो यही हुआ। अब जब कोहरा छटने लगा है तो इनको लगा कि नहीं भाई अब तो असली बात बोल ही देनी चाहिए। भाई राहुल गांधी तो विदेश चले गए हैं छोड़ के, वो लौट भी आए हैं हालांकि, लेकिन उनको लगा कि बोल देनी चाहिए बात, तो उन्होंने सत्य बात बोली है। जैसे शरद पवार की बात के बाद भी जागृत हुआ अंतर्मन कि यार शरद पवार बोल रहे तो हमको तो बोल ही देना चाहिए। भाई उन्होंने तो बोल ही दिया है कि भाई संघ की वजह से हम तो ईवीएम तो खत्म हो गई। भाई इंडिया ब्लॉक में ही सहमति नहीं है तो फिर कांग्रेस क्यों उसको ढोए। तो इसलिए उन्होंने शायद सच्ची बात बता दी कि भैया हमारे ही नेता हार के लिए जिम्मेदार है। और असल बात यह है, ये ईमानदारी होती है, राजनीतिक ईमानदारी होती है और इसको जनता बहुत पसंद करती है कि आप पहले दिन से ईमानदारी से ईवीएम और ये बोलने के बजाय आप सत्यता को स्वीकार कर ले, तो जनता आपको ये कह सकते हैं कि आपके साथ खड़ी होती है कि नहीं ईमानदार पार्टी है और चलो। लेकिन आप जब मतलब लीपापोती करते हैं अपनी हार की कारणों को, असल कारणों को दबाकर किसी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी को मोहरा बनाते हैं, तब फिर जनता समझती है कि नहीं ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। और जब हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, खास तौर पे कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, आला कमान हमेशा से ही एक घेरे में रहता है, एक निशाने पे रहता है और ये बात सब जानते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी सबको पता है कि नेतृत्व पर किस तरीके से उन पे जो सवाल उठ रहे हैं और ये बात कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रभार संभाल रहे हैं या जो भी बड़े नेता हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। तो क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि जितने भी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है, उन्हें ये खुलकर सामने रखना चाहिए कि आला कमान की वजह से हम कई चीजों को खो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो और उससे पहले झारखंड में भी आपने सहारे तो चले आप, लेकिन आप कहाँ हैं, आपका अस्तित्व कहाँ है। कांग्रेस का एक अस्तित्व था, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी। आज आप क्षेत्रीय पार्टी जो है उनसे दब जा रहे हैं, आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो अब ये वक्त नहीं आ गया है कि राहुल गांधी का सार्वजनिक रूप से नाम लिया जाए और कहा जाए कि हमारा जो सिस्टम है वो खराब है, अगर आप इतनी ही ईमानदारी और सत्यता की बात कर रहे हैं तो। नहीं बिल्कुल, ये अब तो कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन चिंतन और जाहिर तौर पे है कि इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती। हालांकि दबी जुबान में बाद में उनको वहीं पे आना पड़ता है, लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति में, क्योंकि आप जब चिंतन मनन मंथन करते हैं, क्योंकि फेक कारणों के भरोसे तो आप रियलिस्टिक मंथन नहीं कर पाएंगे, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आप अगर किसी चीज के उस तक पहुंचना चाहते हैं
तो आपको जो असल कारण है उनको आपको उन पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है, हम तो लगातार कहते हैं कि जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी समझने लगेगी और इस राह पर आ जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी आसान हो जाएगा और उसकी सफलता का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा कि बनिस्बत आप इसके कि एक काल्पनिक लोक में एक काल्पनिक नेता को बहुत बड़ा बना दें और रियलिस्टिक जमीन पर उसकी जो धरातल पर उसकी जो अवस्था है वो कुछ और हो। तो आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना पड़ेगा। जो एग्जैक्ट कारण है उनको जनता के सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बीच में खींचातानी थी, आप भी टिकट वितरण में, जैसे वटेडीवार ने कहा, और जाहिर तौर पर ये जो है वो ईमानदार चिंतन और मंथन है और ये चिंतन मंथन कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देर आए, चलिए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मान तो लिया। और ये बात भी उन्होंने जो कही, एक आला कमान को इस पर विचार करना चाहिए कि नाना पटोले और संजय राउत क्या ये जानबूझकर कर रहे थे, साजिशन, हाँ साजिशन कर रहे थे, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा था। और लगातार उस दौरान के आप हमारे विश्लेषण उठा के देखे तो हम कह रहे थे कि यही जो कारण है ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के लिए हार की वजह बनेगी। ये हमारा पहले दिन से मेरे विश्लेषण में आप पाएंगे, दर्शक अगर देखेंगे वीडियो, तो मैंने कहा था कि अगर ये मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और जिस तरह से आप देखिए कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, पहले दिन तीनों नेता मंच पर बैठे महायुति के, शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस, और उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मिलकर साथ है और हम चुनाव लड़ेंगे। खींचतान हुई होगी उनके बीच भी, चलिए जाहिर तौर पर, लेकिन वो इतने सार्वजनिक नहीं थे कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो, जैसे संजय राउत और नाना पटोले के बीच की, ये तो इसको कुछ नहीं हो तो राहुल गांधी से मैं बात करना पड़ेगा, ये वो। तो जनता के बीच में संदेश बहुत गलत जाता है। अखिलेश यादव दूसरी तरफ आपको खींच रहे हैं, अखिलेश यादव का नेता कह रहा है कि हम तो हरवा देंगे, बता देंगे हमको, फिर उद्धव ठाकरे फाइनली अपने कोटे से टिकटें देते हैं। तो ये जो गठबंधन है, बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए आपने एक इंडिया गठबंधन बना तो लिया, और ये इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के गले की फांस बन गया आज के टाइम में, न एक गले की हड्डी, न उगला जा रहा न निगला जा रहा। आप कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इन बैसाखियों को छोड़ना पड़ेगा, समय लगेगा, 5 साल की जगह हो सकता है 2034 में आपका प्रधानमंत्री बने, लेकिन लंबा वक्त होता है। इतने वक्त में आप अपने काडर को तो मजबूत करिए। आप सोच रहे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के भरोसे आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, तो ये आपकी गलती है। आपको अपने भरोसे आपको उत्तर प्रदेश में बढ़ना चाहिए, अपने पार्टी को मजबूत करना चाहिए। वक्त ऐसा भी आ जाए जब क्षेत्रीय पार्टियां कहें कि हमारे उम्मीदवार क्यों नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री उम्मीदवार हमारे, निश्चित तौर पर होगा यही। अभी देखिए जिस तरह सब पलट गए भाई, लालू यादव आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, उनके बेटे ने बोल दिया कि भैया हमारे तो लोकसभा चुनाव तक था जी, जबकि हांडी चढ़ाई थी मीट की इन्होंने साथ में, एकदम वो दोस्ताना था एकदम। वो देखिए क्या होता है कि सत्ता के लिए सब लोग साथ में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखते कि आपका अवसान होने वाला है तो अवसान के वक्त आपके साथ कोई नहीं होता। ये इस सृष्टि की भी सत्य, मतलब सत्य, सृष्टि में एक ही सत्य है कि अवसान में आपके साथ कोई नहीं होता, और राहुल गांधी का अवसान है। तो वो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्थान पर है और ये अवसान पर है। तो खैर वही बात है कि महाराष्ट्र में जैसे विजय वडेट्टीवार साहब है, वही उनके लिए एक मैं कहना चाहूंगी कि अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई थी, तो हालात अभी वही है, पछताने का कोई मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कुछ बन पाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि आपको अपने नेतृत्व को लेकर एक बड़ा अगले चुनाव में आप सीख सकते हैं इससे। आप अगले चुनाव में कोई नाना पटोले, कोई संजय राउत आपकी जो हार के लिए आप जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गलतियों से इंसान जो होता है वो सीखता है, लेकिन बार बार जो गलतियां दोहराता है वो फिर वो जानबूझकर की गई और आपकी लापरवाही का नतीजा होता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या आने वाले वक्त में शरद पवार अपनी पुत्री मोह में और उधर उद्धव ठाकरे अपने पुत्र मोह में सब कुछ भूल भुलाकर बीजेपी के साथ होंगे, दामन थाम कर चलेंगे, और फिर उनके जो सुर होंगे राहुल गांधी के खिलाफ होंगे? वो ये होने वाला है रंजना। शरद पवार का तो लगभग तय हो चुका है। उद्धव ठाकरे अभी शत्रु से शत्रु नहीं है वाली श्रेणी में आ गए हैं, कल वो मित्र वाली श्रेणी में भी आ सकते हैं,
वो फ्रिक्वेंसी जो है धीरे धीरे मैच हो रही है। बीएमसी चुनाव होने दीजिए, बीएमसी चुनाव के बाद बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अभी पाने के लिए कुछ नहीं बचा, जो कुछ है वो खोने के लिए ही है उनके पास। अब उनके जो 9 सांसद है वो भी बताया जा रहा है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। 20 विधायक है, उसमें से 18 विधायक पलटी मारने को तैयार है, उनका बेटा और उनका वो जो एक वरुण सरदेसाई जो है उनको छोड़कर। तो वहाँ पर बहुत कुछ सब जाने वाला है उद्धव का। तो वो कहते हैं कि जब सब कुछ आपका लूटने वाला हो तो फिर समझौता एक बेस्ट स्थिति होती है। तो शायद उद्धव उस मोड़ में है, वो जान रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन मनन की स्थिति में है कि शत्रुता जो होती है वो मतलब ठीक नहीं होती है। वो कि एक शायर का बड़ा मशहूर शेर है कि दुश्मनी बेशक करिए लेकिन इतनी गुंजाइश रखिए कि जब मिले तो नजरें मिलाकर आप कम से कम बात कर सके। ये मजमून सुना है मैंने, शेर नहीं सुना है, शेर का मजमून ये है। तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में आजकल वो बचा नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तरबूज का करते थे, लेकिन अब वह उन्हीं से आपको आंखें मिलानी पड़ रही है। लेकिन ठीक है, राजनीति में सब ये जानते हैं कि उन्होंने भी उनके लिए कुछ कहा, उन्होंने भी उनके लिए कुछ कहा, तो माफ भी एक दूसरे को नेता कर देते हैं। खैर, सत्ता की यही एक तरीके से अभी हालात तो ऐसे ही बन गए हैं कि कुछ भी कहिए लेकिन बाद में आकर गले मिल जाइए। लेकिन अब इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है, और आप कौन सी बात पे सबसे ज्यादा आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था? राहुल गांधी पर आपकी क्या राय है? जो हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं, राजनीतिक पर आपको क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।